सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आपकी ये सोशियोलॉजी की बुक का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें बेटा ये समझना है, और उस सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपको बिल्कुल इसका डिटेल एनसीईआरटी वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी लॉन्ग एक वीडियो देख सकते हैं। एक ये क्विक आपके लिए कि जब भी आपका एग्जाम हो तो क्विकली आप रिवाइज कर पाओ, क्विकली आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख पाओ। ठीक है, तो ये एक तरीके से वन शॉट छोटा सा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, तो कल्चरल डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या होता है? देखो, डाइवर्सिटी का बेटा मतलब होता है डिफरेंस। मतलब देखो, दो लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कल्चर डाइवर्सिटी। भाई किसी की लैंग्वेज, बोलना, हर चीज बिल्कुल अलग हो सकती है, यही तो डाइवर्सिटी है। और इसी के अंदर जब हम कल्चर को ऐड कर देते हैं कि भाई हर एक इंसान, मराठी एक सिख से अलग होता है, बुद्ध अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, एवरीबडी इज डिफरेंट, सबका अपना तरीका है। गुजराती अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो सबके कल्चर अलग अलग है। इसी को तो कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कल्चर में कितनी सारी भिन्नता है। ठीक है, और एक चीज और आपको यहाँ पे समझनी है कि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ डिफरेंस लेना। डाइवर्सिटी का मतलब इनइक्वालिटी नहीं होती। दो लोग के कल्चर अलग हो सकते हैं, वो एक दूसरे से डाइवर्स हो सकते हैं, लेकिन इस बेसिस पर वो इनइक्वल हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चैप्टर में ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये जो इतने सारे भिन्न भिन्न लोग होते हैं, इसकी वजह से चैलेंजेस क्या आते हैं, उन चैलेंजेस को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए क्विकली हम इस चैप्टर को बढ़िया आराम से समझते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो चैलेंजेस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। कहां पर हम पढ़ रहे हैं सारे चैलेंजेस? इंडिया में बेटा हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, 1.47 करोड़ की पॉपुलेशन वाला इंडिया कल्चरली डाइवर्स है। इतनी ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ पे इतना कल्चर है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कल्चर के हिसाब से जो डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे, जो इतना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, वो इंडिया में आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर लैंग्वेज इतनी सारी है। ठीक है, आपको अगर पता हो कि भाई 1600 से ज्यादा तो हमने रिकॉग्नाइज की है लैंग्वेजेस को कि भाई यहाँ पे है। ठीक है, उससे ज्यादा ही लैंग्वेजेस है। 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड है। तो कितना रिलीजन का आपको पता है वही डिफरेंसेस है, कास्ट, रीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, हर किसी का रहने का तरीका अलग है। और इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं। कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भिन्नता होता है। अब देखो, ये डाइवर्सिटी जरूर है, लेकिन ये डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेंथ कैसे है हमारी, कि हम यहाँ पर जो इंडिया एक है भाई, आज हम एकता से रह रहे हैं, और यही डाइवर्सिटी जो है वो हमें एक किए हुए है, और हम अपने गोल्स को साथ में मिलकर अचीव कर पा रहे हैं। वो किसकी वजह से? वो इंडिया ये में जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसी से तो है। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है, ये स्ट्रेंथ होने के साथ साथ चैलेंजेस भी देती है। ठीक है, कई सारे चैलेंजेस हमें यहाँ पे है कि इट ऑल्सो पोस्ट चैलेंजेस इन मेंटेनिंग यूनिटी, कि भाई इन सबको, सारे लोगों को भाई साथ में बैठा के रखना है, इक्वालिटी देनी है, नेशनल इंटीग्रेशन करना है। और आपको पता है कि भाई 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमें हो चुके हैं, और इतने सारे सालों में अगर आप बात करो तो हम अभी भी एक हैं। बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं, हर घर में खटपट होती है, तो हमारे यहाँ भी खटपट होती है, लेकिन स्टिल वी आर टुगेदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ, ये नहीं है कि एक कम्युनिटी को सब कुछ दिया। नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या? रूल बुक, हमारा संविधान, हम डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है, और हर एक ग्रुप को, ठीक है, जस्टिस दी है, डिग्निटी दी है, इक्वालिटी दी है, हर एक ग्रुप को। जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, और सबसे पहले जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी है, आपका प्रीएम्बल जो है उसको पढ़ते हो, तो उसमें आपको जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सब कुछ मिलता है, और सभी सिटीजन्स को मिलता है, ना कि एक ग्रुप को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इंडिया कैसी सोसाइटी है? इंडिया प्लूरिस्टिक सोसाइटी है। इसका मतलब क्या होता है? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का मतलब बेटा होता है कि यहाँ पे सिंगुलर आप एक चीज नहीं है। जैसे नहीं कि जैसे यूरोप में जाओ तो क्रिश्चियन ज्यादातर रहते हैं, ठीक है, इस्लामिक कंट्री में जाओगे तो आपको वो दिखेंगे, लेकिन यहाँ मल्टी रिलीजन है, हमारे यहाँ पे मल्टी लिंगुअल है, कई सारी भाषा यहाँ पे बोली जाती है, मल्टी कल्चरल है। अगर आप डाइवर्सिटी को देखना चाहते हो तो आप रिलीजन के बेसिस पे देख लो भाई, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कितने हैं। लैंग्वेज की बात करो तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे यहाँ पे। ठीक है, 100 से ज्यादा मेजर लैंग्वेजेस आपको दिख जाएंगे, 100 से ज्यादा डायलेक्ट दिख जाएंगे, मतलब बोलियां दिख जाएंगी कि भाई हिंदी बोल रहे हैं, पर हर 10 किलोमीटर में आपको हिंदी का टोन अलग दिख जाएगा। रीजन की बात करोगे तो नॉर्थ साउथ में बिल्कुल बटा हुआ है, कोस्टल, आइलैंड, हिल्स, प्लेन, कितनी डाइवर्सिटी। अब सिर्फ इंसान की डाइवर्सिटी नहीं कह सकते, फिजिकल फीचर्स की भी आपको यहाँ डाइवर्सिटी दिख जाएगी। ट्राइब,
कम्युनिटीज, हर कोई एक दूसरे से अलग है। और ये डाइवर्सिटी हमारे लिए रिचनेस लेके आती है, मतलब हमारी कंट्री को भरपूर बनाती है, एक बहुत ही सुंदर कंट्री बनाती है। पर उसी के साथ में ये टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी भी लेके आती है। भाई 2 लोग रह रहे हैं तो कम लड़ाइयां होंगी, 10 लोग रह रहे हैं तो 10 को मेंटेन करने में बड़ी ही दिक्कत आएगी। तो बहुत सारे, मतलब इसीलिए हमारा जो की सोशल इशू हमेशा हमारे पास है कि भाई नेशनल यूनिटी को कैसे बचाया जाए। और नेशनल यूनिटी को, मतलब हमें यूनिटी तो रखनी है बेटा, पर यूनिटी रखने के साथ साथ हमें डाइवर्सिटी की जो आइडेंटिटी है, इतनी डाइवर्स आइडेंटिटी है, इनको भी देखकर चलना है। तो ये हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस हैं जो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो सबसे पहले वही है कि भाई हमने देखा कि इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पहले जानने पड़ेंगे, तब जाके तो आप कल्चरल डाइवर्सिटी को समझाओगे, ठीक है, समझाओगे और समझ पाओगे। दैट इज कम्युनिटी आइडेंटिटी। पहली चीज तो ये है भाई, एक कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होता है। तो आप किसी ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी समाज से आप बिलोंग करते हो, आप कोई एक भाषा बोलते हो, तो वो ही तो है ये कम्युनिटी आइडेंटिटी का मतलब। क्या है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट पीपल फील विद देयर कम्युनिटी। भाई अपने ग्रुप के साथ, जो शायद हो सकता है कास्ट का हो, ट्राइब का हो, रिलीजन का हो, लैंग्वेज का हो, जिनके साथ आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है, वही तो आपकी कम्युनिटी बना देता है। और ये जो कम्युनिटी है, ये क्या है, ये एस्क्रिप्टिव, ये याद रखना बेटा शब्द, एस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कि ये बर्थ के बेसिस पे होता है। ये जो आप कम्युनिटी, मतलब आप अपनी कास्ट, ऐसा नहीं कि भाई मैं पैदा होके फिर मैं सोचूं अरे यार अब तो मैं चूज कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनना है, नहीं चुनते हो। तो ये बर्थ बेस होता है। तो मतलब जो आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है कि किस कम्युनिटी में आपने जन्म लिया है, कौन सी भाषा आप बोल रहे थे, को बाद में जाके भाषा आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपकी कोर भाषा है शुरुआत से तो आप वही बोल रहे होते हो। तो आपका कास्ट, रिलीजन, आपका रीजन, आप कहाँ पैदा हुए हो, आप ये नहीं बदल सकते। भाई मेरे, तुम डिसाइड नहीं कर सकते यार मुझे यहीं पे पैदा होना है, मुझे नहीं, मैं तो लंदन नहीं जाके पैदा होऊंगा। तो यू कैन नॉट डिसाइड। आप अपना खानदान डिसाइड नहीं कर सकते, आप अपने कल्चर को डिसाइड नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, जिसको आप, तो आपकी जो कम्युनिटी है वो आपकी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है। मतलब ये चीज नहीं जो आपने अकम्प्लिश की है, अकम्प्लिश तो आप एकेडमिक्स में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो एस्क्रिप्टिव है। मतलब कि ये आपको बाय बर्थ मिले, लाइक आप बंगाली हो या सिख हो या किसी भी ट्राइबल में हो, तो ये सब एस्क्राइब्ड क्या है, आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे कही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई कम्युनिटी आइडेंटिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कम्युनिटी आइडेंटिटी जरूरी है। देखो भले ही आप एक इंडिया का पार्ट हो, लेकिन स्टिल आपके पास एक कम्युनिटी है, यही तो डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। तो ये कम्युनिटी आइडेंटिटी इसलिए जरूरी बेटा क्योंकि आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सिक्योरिटी तो आपको यही फील होता है कि हाँ भाई आपके लोग आपको एक सिक्योरिटी देते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में हो तो यू फील सेफ, लाइक आप थाईलैंड में चले जाओ या किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां आपको 2-3 इंडियंस अगर दिख जाएंगे ना, ओ बाय गॉड आपको बड़ा मजा आए, मतलब एक सेंस ऑफ रिलीफ दिखेगा। या फिर अगर आप किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गए और वहां पे आपको 2-3 आपके फ्रेंड्स या आपके स्कूल के ही लोग मिल गए, तो आपको एक अच्छा फील आएगा, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है। ठीक है, एक रिकॉग्निशन और एक स्टेटस की भी बात होती है। भाई सोशल आइडेंटिटी से समाज में आप अपने आप को रख पाते हो कि आप कौन हो। ठीक है, एक सोशल सपोर्ट भी मिलता है कि भाई मैरिजेस, जॉब, क्राइसिस, फेस्टिवल, हर चीज चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आप उस आइडेंटिटी के साथ, उन लोगों के साथ क्रिएट करते हो, बनाते हो। और एक कल्चरल कंटिन्यूटी होती है। भाई आपकी लैंग्वेज, आपका कल्चर, आप हर चीज से इंसान अटैच होता है। और अगर आपके पास एक कम्युनिटी है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इवन अगर हम बात करें इस चेंजिंग वर्ल्ड में साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी मिलती है कि हाँ भाई कोई अपना है। ठीक है, और आप मोबिलाइज हो सकते हो, मतलब एक मोबिलाइज हो सकते हो कि आपके खिलाफ कभी भी कोई चीज हो रही है तो अगर आप उसके खिलाफ खड़े भी हो सकते हो, सोशल मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए कम्युनिटी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव चीज क्या है कि भाई ये आपको एक स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, आप साथ में रह सकते हो, आपके कल्चर को प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन नेगेटिव भी है क्योंकि इसकी वजह से एक ग्रुप अपने आप को अलग मानता है दूसरे ग्रुप से, एक्सक्लूजन, कास्टिज्म यहाँ से उत्पन्न होता है। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, रिलीजन के आधार पर आपने अपनी कम्युनिटी को अलग कर लिया है। ये चीजें जो है वो चैलेंजेस है जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। पढ़ना है कम्युनिटीज, सो अब हम पढ़ना है कम्युनिटीज, ठीक है, नेशंस एंड नेशन स्टेट, कि भाई ये तीनों चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले बात करो कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी हम समझ चुके हैं क्या है भाई, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो एक कॉमन आइडेंटिटी से बंधे हुए हैं, जैसे कि कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, किसी भी चीज से बंधे हुए हैं। ठीक है, और ये जो कम्युनिटी होता है ये आपका एस्क्रिप्टिव है, मतलब बाय बर्थ है, अब इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। जो भी भाई बिलोंगिंग होगी वो आपकी क्यों हो रही है, क्योंकि आपने उस जगह पर, उस खानदान में जन्म लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको उनके साथ में अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है,
जिसका एग्जाम्पल ले लो कि भाई ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे कोई संथाल या नागाज है, ये सब ट्राइबल कम्युनिटी है भाई, ये कम्युनिटीज ही है ना, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट से, कॉमन आइडेंटिटी से बंधी हुई है। कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, ये भी एक कम्युनिटी है भाई। हिंदूज है सारे के सारे या मुस्लिम्स है, ये अपनी कॉमन बिलीफ से बंधे हुए हैं। लिंग्विस्टिक है भाई, तमिलियंस हैं, बंगालीज हैं, ठीक है, ये सब। अब एक नेशन क्या होता है, तो इन्हीं सब कम्युनिटीज के भाई, ये हर एक कम्युनिटी है जो अपने अपने आइडेंटिटी से बंधे, इन्हीं सबको मिला दोगे तो एक नेशन बन जाएगा, एक लार्जर कम्युनिटी बन जाएगा। लेकिन ये जो लार्जर कम्युनिटी है, ये अपने आप में पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिट है। मतलब कि हर एक कम्युनिटी में पर्टिकुलर कोई वो पॉलिटिकल यूनिट नहीं होती कोई कम्युनिटी, ठीक है। इट इज जस्ट अ कल्चरल यूनिट कि भाई कल्चर लैंग्वेज के आधार पर ये पॉलिटिकल यूनिट भी है। मतलब कि हर एक नेशन का भाई उसमें बहुत सारी कम्युनिटी रह रही होंगी और साथ में वो राजनीतिक तौर से एक दूसरे से बंधे हुए भी होंगे। हर एक नेशन में क्या भाई कॉमन चीज होती है कि भाई एक हर एक नेशन का अपना एक कॉमन पास्ट होता है, ठीक है। ये सारे मतलब देखो कितनी भी एक कम्युनिटी का अपना एक कॉमन पास्ट होता है वो जाना, लेकिन कई सारी कम्युनिटी जब एक नेशन में रहती है और एक बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं तो उन सब का एक कॉमन पास्ट होता है कि भाई हमारे नेशनल मूवमेंट हुए हैं जितने भी, तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों के लिए ही है, ठीक है। और कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं भाई, जैसे इंडिया है तो इंडिया का भाई एक ट्रेडिशन है। इसके अलावा भाई टेरिटरी के भाई इंडिया की एक फुल फ्लेजेड टेरिटरी है और कलेक्टिव आइडेंटिटी है। वी फील कि भाई हम चाहे कुछ भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, मराठी हो, चाहे हम मध्य प्रदेश से हो, कुछ भी हो, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारी है कि वी ऑल आर इंडियंस। तो नेशंस क्या है, इमेजिन कम्युनिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भाई आपको एक तरीके से बात किया जाए तो आप एक कल्चर से बंधी गए हो, ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी। पीपल में नेवर मीट बट फील यूनाइटेड। ऐसा नहीं है कि भाई असम के लोगों से या किसी लोगों से आप कभी मिलोगे लेकिन तब भी आपको लगेगा यार इंडियन है, यार अपना व्यक्ति है, अपना इंसान है। तो इंडियन नेशन या फ्रेंच नेशन ये एक तरीके से क्या है भाई, आइडेंटिटी है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी और इंडिया। अगर एक नेशन स्टेट की तरह देखते हैं तो देखो, अगर आप बात करो तो इंडिया में कितनी सारी कल्चर डाइवर्सिटी है बेटा, लेकिन तब भी हम एक नेशन स्टेट तो हैं कि भाई अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल यूनिट है जो कनेक्टेड है भाई, सभी के सभी हम कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, नो। इंडिया एक नेशन स्टेट है, ठीक है, लेकिन हम नॉन होमोजीनस है, ठीक है। जैसे जापान या फ्रांस ले लो, ये होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है भाई, एक ही जैसी कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम मल्टी कल्चरल है, प्लूरल है, ठीक है। अगर इंडिया एज अ नेशन स्टेट आपसे पूछा जाए तो वी आर नॉन होमोजीनस, एक जैसे कल्चर को हम वो फॉलो नहीं करते, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ कल्चर है क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी इतनी है भाई, ठीक है। ये देखो 22 से ज्यादा शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 1000 से ज्यादा डायलेक्ट है, ट्राइब्स हैं, कस्टम है, ट्रेडिशन है, ठीक है। और नेशन स्टेट क्या होता है, एक पॉलिटिकल यूनिट होता है जहां पीपल एक वन नेशन के अंदर रहते हैं और एक गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक स्टेट एक गवर्नमेंट को यहाँ पे फॉलो करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपने चैप्टर के कि चैलेंजेस क्या है भाई कल्चरल डाइवर्सिटी के। आपने ये देखा कि भाई कल्चरल डाइवर्सिटी होता क्या, सबसे पहले तो भाई कल्चर क्या होता है, तो भाई कल्चर जो पर्टिकुलरली कुछ कस्टम, कुछ बिलीफ, कुछ प्रैक्टिसेस जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉलो करती है। कम्युनिटी क्या होता है भाई, जिनके अंदर एक वही सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। तो और डाइवर्सिटी क्या होता है भाई, कई सारे जब अलग अलग कम्युनिटी के लोग साथ में रह रहे हैं तो वो एक डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। और कहाँ रह रहे हैं भाई, एक नेशन में रह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये साथ में रहने से, ये जो डाइवर्सिटी है, जो इतने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसकी वजह से कई सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे एक नेशन में पहला चैलेंज इसमें है बेटा रीजनलिज्म का चैलेंज। रीजनलिज्म मतलब कि हमेशा ऐसा ही होता है कि इंसान भाई, जैसे अगर मैं ग्वालियर हूं तो भाई अपने आप को ग्वालियराइट कहूंगी, ठीक है। अगर मैं ग्वालियर में रहती हूँ तो भाई कोई डिलाइट होगा, कोई मुंबईकर होगा। तो ये एक चैलेंज बन के आ जाता है कि लोग अपने रीजन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देख रहे होते, वो फिर अपने रीजन को नहीं हमारे रीजन का भला होना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अनइवन डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कि भाई कुछ स्टेट बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती हैं, कुछ स्टेट जो है वो बैकवर्ड रह जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से, और ये जो रीजन के हिसाब से कि भाई जो साउथ इंडियंस है भाई, साउथ इंडियन वो अपने रीजन के हिसाब से अपने आप को सटा के बैठे हैं, नॉर्थ इंडियन अपने रीजन के हिसाब से अपने आप को सटा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनकी एक कल्चरल, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। पॉलिटिकली ये एक रीजनल पार्टी से बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपको कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ऊपर से ये भी एक कॉज होता है कि भाई कोई एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है, कोई एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं है, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल भिन्न बना लेते हैं। तो
एक नेशन की आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, लेकिन जब इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है ना, तो इस डाइवर्सिटी की वजह से एक जो चैलेंज क्रिएट होता है वो है रीजनलिज्म, कि भाई लोग अपने अपने रीजन में बट जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल अलग अलग कर लेते हैं अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है तो। अब होमोजीनियस हो, आपके यहाँ पे कोई डाइवर्सिटी ही नहीं है, एक जैसे लोग क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन रह रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत आएगी भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने यहाँ पर रीजनलिज्म का एग्जाम्पल क्या है कि भाई तेलंगाना मूवमेंट हुआ था 2014 में, तो 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था क्योंकि वहां पे मूवमेंट होने लगे थे। ठीक है, तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? हिंदी के भाई, हिंदी क्योंकि उन पे लगाई जा रही थी, तो इस वजह से वहां पे मूवमेंट किया गया कि भाई हमें हिंदी नहीं करनी। ठीक है, गोरखलैंड मूवमेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब इसको आप कैसे कर सकते हो? इसको, इस चैलेंज को आप कैसे मना सकते हो, फुलफिल कैसे कर सकते हो? देखो, बहुत ही शॉर्ट में बेटा यहाँ पे बताने की कोशिश चल रही है, जिससे कि आप बस चैप्टर की थीम समझ जाओ कि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि जब कल्चर डाइवर्सिटी होती है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज इज रीजनलिज्म, कि भाई जब इंसान, वैसे तो आप पूरे एक नेशन का पार्ट हो, लेकिन जब अपने अपने रीजन में रहते हो, अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो उसकी वजह से आप अपने रीजन से ही ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, कस्टम हो जाता है, ट्रेडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख गए, अगर आपको पेपर में लिखने आए तो अभी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और उसको चैलेंज को फुलफिल कैसे कर सकते हैं? तो बैलेंस करके रीजनल एस्पिरेशन को, देखिए नेशनल इंटीग्रेशन करके, भाई अगर सबको बराबर छूट देंगे, सबको बराबर देंगे, सबके डिमांड को सुनेंगे, तो ये चैलेंज फुलफिल हो जाएगा। अगला चैलेंज जो आता है इस डाइवर्सिटी की वजह से, वो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट आती है कि भाई इंडिया में तो भाई एक्सट्रीमली लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ तो इतनी भाषा बोली जाती है, तो ये एक डाइवर्सिटी, ये जो एक चैलेंज लेके आता है कल्चर डाइवर्सिटी का, क्योंकि भैया हमारे हर कल्चर में एक अलग अलग भाषा, हर 10 किलोमीटर में तो आपको भाषा शैली बदलती हुई नजर आ जाएगी, डायलेक्ट बदलता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि देखो, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्यों है? क्योंकि भाई सब अपनी अपनी भाषा को लेके चलते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, चैलेंजेस अगर किससे अराइज होते हैं? जब आप एक लैंग्वेज को ज्यादा तवज्जो देते हो। ठीक है, एग्जाम्पल हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी स्टेट ले लो। ठीक है, कि तमिलनाडु में 1960 से भाई एंटी हिंदी एगिएशन चलती रहती है कि भाई हिंदी को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो वहां पर तो ऑल्दो वी आर टुगेदर, ऑल्दो द डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, बट स्टिल कहीं ना कहीं पॉइंट पे किसी ना किसी कल्चर के डिफरेंस की वजह से हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और यही नहीं, 1947 में जब हम आजाद हुए थे, उसके बाद हमें पता है कि भाई जब हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए थे हम 1956 में। याद करो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, आपके फर्स्ट चैप्टर में। क्यों ये किया गया? क्योंकि डिमांड आ गई थी कि भाई लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। विशाल आंध्र मूवमेंट, सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने ही, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने ही ये डिमांड रखी थी कि हमें अलग स्टेट चाहिए। तो ये तो हम हमेशा से ही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये कि भाई अभी भी नई नई स्टेट की डिमांड होती रहती है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, किसी रीजनल लैंग्वेज को बनाई जाए, ये डिमांड होती रहती है। भाई मराठी पीपल अलग, मराठी के लिए यहाँ पे डिमांड करते रहते हैं। साउथ इंडिया में अलग, कन्नड़, मलयालम, सारी भाषाओं के लिए यहाँ पे हो रही है। तो ये चैलेंज अभी भी है। ठीक है, अब ये भी चैलेंज कैसे फुलफिल हो सकता है? जब रिस्पेक्ट हो, ठीक है, पूरी कंट्री में विदाउट डिवाइडिंग, जब रिस्पेक्ट होगी सभी लैंग्वेजेस की, तो ये चैलेंज भी अपने आप में ही क्या हो जाएगा भाई? फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंज है कम्युनलिज्म। दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज बेटा। व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म का मतलब है कि अपने रिलीजन को हथियार बना के अलग अलग कम्युनिटी में बढ़ जाना। इट इज नॉट कम्युनिटी कि भाई हिंदुइज्म में दो कम्युनिटी बटी हुई है, वो फिर भी चल जाता है, या मुस्लिम में दो कम्युनिटी बटी हुई है, फिर भी उनका एक कोर तो सेम है। लेकिन जब दो रिलीजन आपस में बिल्कुल ही बट जाते हैं और आपस में बगावतें करने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भाई अपने रिलीजन को फैलाना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म होता है वो। ठीक है, कम्युनलिज्म, कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं। कौन? ये एक आइडियोलॉजी, कौन बढ़ जाता है भाई? रिलीजन के बेसिस पे। तो रिलीजन को जब पॉलिटिकली आप हथियार बना लेते, कम्युनलिज्म मतलब एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है कि भाई जब आप रिलीजन को हथियार बना के पॉलिटिक्स में घुसते हो, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करते हो दूसरे रिलीजन के खिलाफ गुस्से में। तो कम्युनलिज्म का मतलब ये नहीं कि भाई आप दो ग्रुप अलग अलग हैं, नहीं, दो अगर रिलीजन है तो वो अलग अलग हमेशा से हैं, लेकिन जब उन्होंने नेगेटिवली एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स में या दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। ठीक है, कई सारे टाइप के कम्युनलिज्म होते हैं, जैसे पॉलिटिकल कम्युनलिज्म, ठीक है, वोट बैंक हासिल करने के लिए, सोशल कम्युनलिज्म कि भाई सोसाइटी
के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से आपने सोसाइटी में ही, समाज में ही बट गए, और वहीं पर आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष कर रहे हो, भाई साथ में नहीं रह पा रहे हो। वायलेंट कम्युनिज्म, जब टेररिज्म बढ़ जाता है, रियॉट हो जाते हैं, तो ये होता है। जो कश्मीर में कई सारे मुद्दे हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो कम्युनलिज्म, जिसकी वजह से दो रिलीजन आपस में टकराए, तो भाई हमें 1947 में पार्टीशन दिखता है कि नहीं दिखता है। एंटी सिख रियॉट हुआ 1984 में, क्योंकि सिख, उनको भी खालिस्तान चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर ये हुआ। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन बिकॉज ऑफ कम्युनल रियोटी, तो हुआ कि भाई दो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हुई, तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, ठीक है। गोधरा रियोट हुआ, गोधरा रियोट, ठीक है, ये बहुत फेमस है कि भाई गोधरा रियोट में क्या हुआ था कि गोधरा से भर के ट्रेन जा रही थी और वहां रिलीजन के नाम पे जला दिया गया। दैट इज ऑल्सो कि भाई बहुत सारे, अब इसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो इस चैलेंज को, सेक्युलरिज्म के थ्रू, मतलब कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करके, टॉलरेंस रख के, भाई कोई कुछ कह रहा है तो दो बात सुन लो यार, अगर तुमने भी दो बात बोल दी तो चार हो जाएंगी, और चार की बढ़ के 8 हो जाएंगी। और इंटर रिलीजन हार्मनी, जब आप रिलीजन्स के बीच में क्या बना के रखोगे, हार्मनी यहां पर बना के रखोगे, ठीक है। तो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कितने सारे चैलेंजेस है जो डाइवर्सिटी की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। एंड अगला है कास्टिज्म। भाई जब इतने सारे लोग रहते हैं कल्चर के बेसिस पे अलग अलग, तो एक चीज जो उभर के आती है भाई, एक रिलीजन में भी उभर के आ जाती है, वो है कास्टिज्म। और कास्टिज्म तो हमारे यहाँ भाई सदियों से चला आने वाला कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, हर जगह ये कास्टिज्म चल रहा है, ठीक है। ये कास्टिज्म वैदिक काल से शुरू हुई हुई कहानी है, आज तक ये कास्टिज्म खत्म नहीं हो पाया। ये चैलेंज कैसे बन के आता है डाइवर्सिटी में, क्योंकि भाई इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है लोअर कास्ट के साथ, कास्ट बेस्ड वायलेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे केरलंजी मसाकर हुआ था 2006 में, कितने बड़े लेवल पर क्या हुआ, मारकाट हुई, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा बेटा मैं फास्ट थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको बस एक सिनोरियो समझ में आ जाए। आप डीप लेक्चर मेरा देख सकते हैं, मैं अगेन अगेन आपसे बोल रही हूँ कि आप इसका फुल लेक्चर वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाई हुई है, ठीक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे ये सारे चैलेंजेस हैं कि जब एक भाई इंडिया हार्मनी में तो रह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डाइवर्सिटी क्या है कि भाई अलग अलग कास्ट रहती है, तो इससे चैलेंज क्या होगा इस कास्ट से कि भाई अलग अलग कास्ट रहती है तो डाइवर्सिटी है, पर ये चैलेंज कैसे लेके आई ये डाइवर्सिटी, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि कास्ट बेस्ड वायलेंस होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, रिजर्वेशन की डिबेट जो हमेशा से ही चली आ रही है कि भाई मंडल कमीशन बना 1990 में, ठीक है। इसने क्या किया भाई, इसने ओबीसी के रिजर्वेशन की भी डिमांड रखी यहाँ पर कि भाई एससी एसटी को तो मिलता ही है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से एक टसल चलती आ रही है। और इसको भी कैसे फुलफिल कर सकते हैं भाई, वही है जब हम हिस्टोरिकली अपने आप को देखें कि भले ही हम कास्ट से अलग हो जाए, लेकिन हम एक रिलीजन, एक धर्म से तो सेम है। और उसके अलावा हम जब इक्वालिटी को यहाँ फील करेंगे, इक्वालिटी लेके आएंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि भाई कल्चर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कैसी हो, भाषा के आधार पर भी अगर आप डाइवर्स हो तो एक चैलेंज बन के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। रिलीजन के हिसाब से अगर आप डाइवर्स हो तो आपके सामने एक चैलेंज आएगा हर तरीके से, और आप अलग अलग जगहों पे रह रहे हो तो एक चैलेंज आ जाएगा। वैसे ही ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट एंड एलियनेशन, क्या भाई ये भी एक डाइवर्सिटी का चैलेंज है, क्योंकि भाई इंडिया में भांति भांति के लोग रहते हैं, तो आपको पता है कि इंडिया में ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, ठीक है। और अगर ये बात करोगे तो भाई पूरा जो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, तो भाई ट्राइबल कोर पॉपुलेशन है, लेकिन इनको एलियन फील होता है। क्यों? क्योंकि इनके कल्चर से बाकी जो ह्यूमन बीइंग, जो ट्राइब्स नहीं है, वो अपने आप को ग्रो करते जा रहे हैं और ये समेटते चले जा रहे हैं, इनको डिस्प्लेस किया जाता है। तो भाई ये भी एक चैलेंज की तरफ बढ़ के आता है कि डाइवर्सिटी की वजह से ये एक चैलेंज है, जिसकी वजह से लड़ाइयां होती है। ये ट्राइबल, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, इनका एक अलग कल्चर और ग्रुप है, ठीक है। इनके साथ इशू क्या है भाई, क्या चैलेंजेस सामने इनको फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में कई सारे वायलेंस भी हो जाते हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट के, भाई आप डैम बना रहे हो, माइन बना रहे हो, इंडस्ट्रीज बना रहे हो, तो आप उनको तो देखो जिनका घर है, आप उनको ही बर्बाद कर रहे हो। जैसे नर्मदा पे प्रोजेक्ट बना दिया, गंगा रिवर पे प्रोजेक्ट बना दिया, फॉरेस्ट और लाइवलीहुड के। भाई जब आप जंगलों को ही काट दोगे तो भाई वो लोग कहाँ रहेंगे, ठीक है। मनी लैंडर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एक्सप्लॉइटेशन उनका, और कल्चर और ट्रेडिशन को निग्लेक्ट करना, ये भी एक चैलेंज है डाइवर्सिटी का कि भाई आपके यहाँ डाइवर्सिटी है तो ये इश्यूज को, इन मुद्दों को संभालना पड़ेगा। नहीं संभालोगे तो भाई झारखंड में जैसे मूवमेंट हुआ था, ट्राइबल स्टेट की डिमांड उठी कि भाई ट्राइबल्स के लिए अलग से स्टेट बननी चाहिए, ठीक है। नागालैंड और मिजोरम में, ठीक है, इंसर्जेंसी हुई, मतलब बड़े बड़े अगर हम बात करें तो मिलिटेंट ग्रुप बन गए जो लड़ाई पर उतर आए, ठीक है। नक्सलाइट आपको दिख जाते हैं, मतलब जो
ट्राइबल पीपल है, माओइस्ट ट्राइबल पीपल है, वो नक्सलवाद में बदल जाते हैं, नक्सली बन जाते हैं। नक्सली क्या होते हैं? नक्सली मतलब एक तरीके से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को फैलाते हैं, बिकॉज उनको गवर्नमेंट पसंद नहीं आती है। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको उनकी जगहों से छीना जाता है, तो फिर वो बिल्कुल उग्रवादी बन जाते हैं कि अब हमें ना गवर्नमेंट चाहिए ना कुछ चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटी क्यों फैल रही है? क्योंकि जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी को नहीं, तो ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। दीज आर द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये बैलेंस राइट, उनके राइट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, उनको एक सही आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें सुधरेंगी। एंड विद दैट एक और दिक्कत है भाई, और क्या चैलेंज है डाइवर्सिटी का? भाई डाइवर्सिटी का चैलेंज क्या है? रीजनलिज्म के भाई अलग अलग जगहों पे होना, लिंग्विस्टिक चैलेंज आपने देखा, कम्युनलिज्म देखा कि भाई रिलीजन के आधार पे कैसे लोग भिड़ जाते हैं आपस में, ट्राइबल आपने देखा, मिनोरिटी राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी तो एक चैलेंज है भाई। मिनोरिटीज क्या है? जैसे अगर हम बात करो तो सबसे ज्यादा इंडिया में मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम है, उस सॉरी सबसे ज्यादा इंडिया में मेजोरिटी ऑफ हिंदूज है, और हिंदू के अलावा जितने भी लोग हैं 2%, 3%, 13%, ये क्या है? मिनोरिटी है, जो कम है। तो जो मिनोरिटी में देखो, डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत है, पर जो मिनोरिटी है जैसे रिलीजन, जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, या लिंग्विस्टिक बेसिस पे तेलुगु जो कर्नाटका में वो कम है, बंगालीज असम में कम है, ठीक है। किसी भी जगह पे कोई भी कम हो सकता है भाई। कल्चर के बेसिस पे जैसे कि आप बात करो तो मिनोरिटी तो हर सेंस में हो सकती है भाई। रिलीजन के बेसिस पे पर्टिकुलर एरिया में एक रिलीजन कम है, एक भाषा बोलने वाले कम है, ट्राइबल लोग कम है, तो ये क्या है? ये हमेशा जो मिनोरिटी में, क्योंकि देखो डोमिनेंट हमेशा जो माइनर होता है उसको क्या करता है? उसको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये हमेशा डिमांड करते हैं कि भाई इनको भी रिकॉग्निशन चाहिए, इनको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इनको भी स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी चाहिए, और प्रोटेक्शन चाहिए इनको भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मिनोरिटी एक तरीके से डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ ही है, क्योंकि हमें हर जगह से वॉइस समझ में आती है, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है जिसकी वजह से लोग अपने आप को अलग थलग पाते हैं, ठीक है। खालिस्तान मूवमेंट क्यों हुआ था पंजाब में 1980 में? क्योंकि उनको, सिखों को लग रहा था मिनोरिटी में या हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें अलग से रहना है। तो डाइवर्सिटी बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हैं, लेकिन ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं भाई। एक घर में अगर जॉइंट फैमिली है, अच्छी बात है, लेकिन उस जॉइंट फैमिली के कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं भाई, सबके विचार अलग होते हैं। वही यहाँ पे है कि भाई सबके भाई क्या क्या चैलेंजेस होंगे अगर लोग, इतने सारे लोग, भिन्न भिन्न लोग साथ में रहते हैं। भाई ये देखो माइनॉरिटी राइट्स की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिर उनको भी लगता है कि उनको अलग से वो चाहिए, फिर हमें एक कंट्री को संभालना पड़ता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्ट्रगल चलते रहते हैं भाई, जो भी भाषा कम है वो हर स्टेट पे स्ट्रगल पे उतर आती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए ये कर सकते हैं भाई, मिनॉरिटी को राइट्स देना, ठीक है, उनको अलग थलग किए बिना उनको अधिकार दे देना, ठीक है। और क्या होता है भाई, और इसके अलावा भी जब आप इतनी सारी डाइवर्सिटी देखोगे तो आपको चैलेंज मिलेगा सक्सेशनिज्म एंड इंसर्जेंसी का। मतलब कि जब लोग, सक्सेशनिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई लोग अलग स्टेट की डिमांड करने पे उतर आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो लड़ाई कर लेते हैं कि भाई ग्रुप, जब कोई भी ग्रुप जब डिमांड करता है भाई इंडिया से सेपरेट होना है, हमें भी ऑटोनॉमी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको हिस्टोरिकली निग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके प्रोमिसेस तोड़े जा रहे हैं, उनके कल्चर, मतलब वो कल्चरली अपने आप को एलियनेटेड फील करते हैं कि भाई कोई, मतलब बिल्कुल कि हम तो इस देश का पार्ट ही नहीं है, पैसे में वो नहीं है। तो क्या होता है फिर? यहाँ पर मूवमेंट होते हैं, यहाँ पर फिर मिलिट्री, मतलब अपने हाथ में हथियार उठा लेते हैं। इंसर्जेंसी मतलब क्या? अपने हाथ में हथियार उठा लेते हैं आम लोग, ठीक है। और ये एक चैलेंज बन के उभरता है कि भाई जैसे कश्मीर में इंसर्जेंसी हुई 1989 में, नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट चले, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, कितने सारे मूवमेंट हमने देखे। देखो ये सब आप पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ रहे हो, और ये सब पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्सा है। आप पॉलिटिकल साइंस को भी सोशियोलॉजी में कोट कर सकते हो, बस अप्रोच अपना सही रखो, आपका एग्जाम सोशियोलॉजी का बेस्ट जाएगा। आप इन एग्जांपल्स को कि भाई नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इनके, और इवन कश्मीर में भी आपने देखा, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे? रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में आपके, उसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इंटरमिक्स करो, ठीक है। तो क्या है भाई, आगे भाई जब भी इंसान के प्रोमिसेस या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रोमिसेस पूरे नहीं किए जाएंगे तो वो अलग से डिमांड करेंगे, एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो क्या करना है भाई, नेशनल यूनिटी यहाँ पे बना के रखनी है, बनाएंगे तभी तो ये चीजों से छुटकारा मिलेगा। अब वही है, क्या ये सब हमने बात कर ली, इतने सारे चैलेंजेस, इतनी डाइवर्सिटी के इतने सारे चैलेंजेस के भाई अलग अलग लोग रहते तो अलग अलग प्रॉब्लम हमने देख ली। क्या हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं वो हमने दिया है? तो यस, हमने दिया है। अगर आप इक्वालिटी और जस्टिस की बात करो, माइनॉरिटीज को, सभी कास्ट, सभी लैंग्वेज के लोगों को, तो आर्टिकल 14 दिया है। ये आपकी बुक में थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिया है, मैंने साथ में लिख दिया है, और ये बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना, पूरे नंबर आएंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने दिया हुआ बेटा, हमने 15 आर्टिकल
2015 कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें हमने दिया कि रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज के बेसिस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमने उन चैलेंजेस के लिए सोल्यूशन निकाले हैं। आर्टिकल 17 में हमने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। इवन अगर मिनोरिटी की प्रॉब्लम है, कोई अगर मिनोरिटी में है, कोई किसी एरिया में कम है, तो उसके लिए आर्टिकल 29 और 30 है, कल्चरल एजुकेशनल राइट। ये सिर्फ और सिर्फ मिनोरिटीज के लिए है, जिससे कि राइट भाई 29 में अपना कल्चर कंजर्व कर सके जो मिनोरिटी में लोग हैं, और अपने लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सके। भाई अगर उनको किसी पर्टिकुलर धर्म के या पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, वो अपने लिए अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का सब। हमने लिंग्विस्टिक सेफ गार्ड भी दिया है, अगर कोई भाषा के आधार पर लड़ रहा है, अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है, तो आर्टिकल 350A में प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है। 350B में स्पेशल ऑफिसर्स होंगे लिंग्विस्टिक मिनोरिटी के लिए, ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इवन ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या दिया भाई, 5th और 6th शेड्यूल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई हुई है ट्राइबल एरिया के लिए। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ट्राइबल पीपल ही रहेंगे, उनको राइट्स मिलेंगे। इवन अगर रिलीजन कम्युनलिज्म हो रहा है, तो उसके लिए हमने अपने संविधान में सेक्युलरिज्म डाल के रखा है कि कोई स्टेट मतलब गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, सब इक्वली ट्रीट करेगी। हमने SC ST OBC सब के लिए इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हुए हैं, नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, कितनी सारी चीजें हमने करके रखी। तो हमारी गवर्नमेंट से बैठी हुई नहीं है कि भाई डाइवर्सिटी होगी, लोग हल्ला उल्ला करेंगे और हम बैठे। नो, वी आर डूइंग समथिंग, एंड हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें रखी हैं जिससे कि ये लड़ाई ना हो। देखो उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो देखो बर्तन खनकेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस कल्चरल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। कैसे डाइवर्सिटी मैनेज होगी, तो देखो वे टू मैनेज कल्चर डाइवर्सिटी कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसे मैनेज कर सकते हैं जब हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और फेडरलिज्म पावर शेयर करें। जब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयर होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी, अगर सेंटर के पास पावर है और स्टेट में कुछ दंगे चल रहे हैं, तो फिर पता ही नहीं चल पाएगा ना कि दंगे हो रहे हैं। भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट जानती है कैसे काम करना है, किन लोगों के बीच में दंगे हो रहे हैं, ठीक है। इवन लोगों की रीजनल एस्पिरेशन को रिकॉग्निशन करना, ठीक है, कि भाई जो भी वो चाहते हैं अपने रीजन में, जो भी चीजें हैं, उनको स्पेशल ऑफिस चाहिए, उनको कुछ चाहिए, वो सब रिकॉग्नाइज करने से, सेक्युलरिज्म लाने से डाइवर्सिटी सही हो जाएगी कि भाई डाइवर्सिटी के चैलेंजेस फुलफिल हम कर सकते हैं। कैसे, कि जब हम सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, तो कम्युनल पॉलिटिक्स होगी ही नहीं, हम होने ही ना दे कम्युनल पॉलिटिक्स के, भाई रिलीजन के आधार पे पॉलिटिक्स। अफर्मेटिव एक्शन मतलब कि हम एक तरीके से यहाँ पर थोड़े पॉजिटिव एक्शन लेके आएंगे, भाई SC ST OBC या माइनॉरिटी जो नीचे हैं, और अगर कोई ऊपर है और कुछ कम्युनिटीज यहाँ, तो हम रिजर्वेशन के थ्रू खींच के उनको इधर लेके आए, तो फेयर कॉम्पिटिशन हम दें, ठीक है। इवन डायलॉग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के हम इस तरीके से जो पीस टॉक करें, कोई भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है या फिर जो माओइस्ट ग्रुप है जो हथियार ले चुके हैं, वहां पर हम क्या करें, पीस टॉक करें उनके साथ, भाई समझौतों पे आए, बैलेंस करें हम चीजों को, ठीक है। बैकवर्ड एरिया पे फोकस करें, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रमोशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, कि भाई सबसे पहले तो हम एजुकेशन, मीडिया, कल्चर के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि वी ऑल आर इंडियन, किसी भी कल्चर, लैंग्वेज, किसी भी चीज से पहले हम इंडियंस हैं, ये करना जरूरी है। देन लास्ट टॉपिक आपके में है स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, कि भाई स्टेट क्या होता है। देखो स्टेट का मतलब बेटा गवर्नमेंट होती है, ठीक है। नेशन का मतलब आपकी टेरिटरी है, पॉलिटिकल आपका पूरा का पूरा एरिया है, और स्टेट का मतलब क्या है, आपकी गवर्नमेंट, मतलब फॉर्मल अथॉरिटी जो लॉ बनाती है, जो लॉ को और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करती है, जो सभी के सभी लोगों के लिए वेलफेयर लेके आती है। आपकी आर्मी, गवर्नमेंट, पुलिस, जुडिशरी, ये सब आपकी स्टेट है। और सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जो स्टेट मतलब इस गवर्नमेंट के अलावा जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, इवन गवर्नमेंट के अलावा ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सिटीजन्स के लिए लगे हुए हैं, जो सिटीजन्स ने फॉर्म किए, जैसे NGO, ये सिविल सोसाइटी है। जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी मीडिया है, एसोसिएशन है, ये सब कुछ, इनका रिलेशन क्या, कि भाई सपोर्टिव अगर स्टेट के साथ वर्क करेंगे तो भाई अच्छा है। क्रिटिकल भी हो सकता है कभी, एक दूसरे की पावर को चेक करना, कि स्टेट और सिविल सोसाइटी मतलब जो लॉ बना रहा है और जो लॉ को मतलब लॉ के लिए आम जनताओं ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन सपोर्टिव भी हो सकता है, ये वेलफेयर में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर कोई पावर का मिसयूज करेगा तो क्रिटिकल रिलेशन भी है कि भाई एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करना, और कॉन्फ्लिक्ट
भी अनजस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, ठीक है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी को। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। इसका आप लॉन्ग लेक्चर देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।